जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तब गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो हैं वो फीमेल में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस हैं। तो गोनेड्स ने ना सिर्फ गैमीट प्रोड्यूस करने हैं बल्कि इनका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। इन्होंने हार्मोन भी प्रोड्यूस करने होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम गोनेड्स को एक्चुअली एज एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम ओवरी की बात कर लेते हैं। तो ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी जब हमने एंटीरियर लोब के हार्मोन पढ़े थे। उसको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। ओवरी जो है ये इसके अंदर दो किस्म के सेल होते हैं। ये जो ब्लू कलर के ड्रॉ कर रहा हूँ ये हैं जर्मिनल एपिथेलियम या ऊगोनिया, वो सेल जहां से एग डेवलप होगा, ऊगोनिया ये। जबकि यहाँ पे ये जो रेड कलर में मैंने सेल शो किए हैं इनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। अब FSH हार्मोन स्टिमुलस देगा ऊगोनिया को और एक स्टिमुलस मिलेगी इंटरस्टिशियल सेल्स को। ऊगोनिया से डेवलप होंगे फॉलिकल्स जिनमें एग मौजूद होता है, सराउंडिंग सेल्स फॉलिकल्स ये। और अगर ये फॉलिकल बहुत मैच्योर हो जाएं तो इसी फॉलिकल को राइपनिंग फॉलिकल भी कहा जाता है। अब इंटरस्टिशियल सेल, इनमें से भी एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा ओवरी के अंदर और किसके असर के तहत पैदा होगा, FSH के। और जो ये राइपनिंग फॉलिकल हैं इनमें से भी एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के फीमेल में ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन के दो सोर्सेज हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी और राइपनिंग फॉलिकल्स भी। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या है? एक तो ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल है क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जहाँ पे मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एस्ट्रोजन ने कंट्रोल करने हैं। उसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अगर आप ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की टर्म यूज होती है, और अगर ह्यूमन के अलावा बाकी मैमेलियन फीमेल की बात करेंगे तो वहाँ पे ओस्ट्रियस साइकिल की बात होती है। तो ये मंथली बेस पे एक साइकिल है जिसके दौरान फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आती हैं और साथ एग भी प्रोड्यूस होता है। तो खैर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ह्यूमन फीमेल में या ओस्ट्रियस साइकिल हो नॉन ह्यूमन फीमेल में या मैमल्स में, तो एस्ट्रोजन हार्मोन इस साइकिल के दौरान यूट्रस की वॉल को थिक कर देता है। यूट्रस की वॉल की थिकनेस में इजाफा हो जाता है, साथ उसके अंदर बहुत सारी नई ब्लड वेसल्स भी डेवलप होती हैं। क्योंकि होम्योस्टैटिक सिस्टम तो ये कंसिडर कर रहा है कि अगर ओवरी में एग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है
तो यकीनन ये अगर रिलीज हो के ओविडक्ट में आएगा, हो सकता है इस एग की फर्टिलाइजेशन हो, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो ने आकर अटैच होना है यूट्रस की वॉल के साथ। तो इसलिए जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में एग डेवलप हो रहा होता है, वैसे वैसे जो है वो साथ साथ यूट्रस की वॉल को भी प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि अगर एम्ब्रियो बना तो वो यहाँ पे आके अटैच हो। तो अगर ये एम्ब्रियो अटैच ना पहुंचे यहाँ तक, ये एम्ब्रियो ना बने, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो फिर ये यूट्रस की वॉल टूट फूट का शिकार हो जाती है, फिर वहां से ब्लीडिंग होती है, फिर इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। खैर, तो यूट्रस की वॉल को थिक करना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये किसका काम होगा? एस्ट्रोजन का। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जितना हाई होता जाएगा ब्लड के अंदर, फीमेल के ब्लड में, इसका उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू में भी इजाफा होगा। तो अब जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उतनी एक्टिव होती जाएगी और उसमें से एल एच हार्मोन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है कि एक हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरे हार्मोन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और हमें पता है कि एल एच हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो फिर ओवरी में से एग रिलीज होकर ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगा और वहां से एल एच हार्मोन की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी यूट्रस की वॉल की ब्रेकडाउन हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो वो जो वॉल टूटी है उसको रिपेयर करना, उसको हील करना, उसको दोबारा ठीक करना, उसको ओरिजिनल स्टेट पे दोबारा मेंटेन करना, ये फिर दोबारा किसका काम है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। और अगर एम्ब्रियो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया, तो बच्चों वो एम्ब्रियो जो है वो आकर अटैच होना है इधर यूट्रस की वॉल के साथ। तो यूट्रस की वॉल को पहले ही बहुत ज़्यादा थिक कर लिया गया है। अब यहाँ पे आप ये सपोज करें कि ये एम्ब्रियो अटैच हो गया है यूट्रस वॉल के साथ। अभी यूट्रस वॉल और इस एम्ब्रियो के दरमियान वो ब्लड वेसल वाला कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ जिसे आप प्लेसेंटा कहते हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुआ। तो अब सोचें, जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ तो अब ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में से फूड कैसे लेगा? तो उसका ये होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से यूट्रस के कुछ सेल ग्लैंडुलर बन जाते हैं, यानी वो प्रोटीन फ्लूइड खारिज करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटीन फ्लूइड बनेगा और ये प्रोटीन फ्लूइड जो है वो एम्ब्रियो के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो इस प्रोटीन फ्लूइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है एज न्यूट्रिएंट, एज फूड। और ये तब तक प्रोसेस जारी रहेगा जब तक फिर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट मजीद हो ना हो, फ्यूटस ना बने, और जब तक ब्लड वेसल नहीं बन जाती, फिर ब्लड वेसल का आपस में कनेक्शन डेवलप नहीं होता, प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता, तब तक ये प्रोटीन प्रोडक्शन का प्रोसेस जारी रहेगा। तो इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा कि अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एम्ब्रियो यूट्रस तक नहीं पहुंचा, तो मेंस्ट्रुएशन होगी। यूट्रस की जितनी भी थिकनेस में इजाफा किया गया था वो सारी यूट्रस की वॉल टूट फूट जाती है। फिर उसको रिपेयर करवाना किसका काम होगा? एस्ट्रोजन का। दूसरा पहलू इसका क्या है? दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के साथ आकर अटैच हो गया, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही यूट्रस के सेल प्रोटीन फूड खारिज करना शुरू कर देते हैं और इस प्रोटीन फूड को फिर कौन अब्जॉर्ब करता है? एम्ब्रियो अब्जॉर्ब कर लेता है।
ये तो सारे एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन हो गए। अब ये कि अगर फीमेल में ये एस्ट्रोजन हार्मोन या ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इससे क्या होगा कि फीमेल सेक्सुअली मैच्योर नहीं होंगी, यानी एक तो उनके जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे पता चलता है कि वो फीमेल्स हैं, वो सही तरह डेवलप नहीं होंगे, और फिर स्टेरिलिटी और फिर उनमें एग प्रोडक्शन का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होगा। उनके यहाँ जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब होगी। इसको कहते हैं स्टेरिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमीट्स या इनएबिलिटी टू गिव बर्थ यंग वंस। या तो उनमें एग प्रोड्यूस नहीं होगा, तो या फिर उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं हो। इसके बाद जी मैं जनरल शेयर कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड। एक और हार्मोन है जिसको मैंने स्लाइड की शक्ल में शो नहीं किया, प्रोजेस्ट्रॉन। अब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है ये एक्चुअली बेसिकली रिलीज होता है फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर से। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है कार्पस ल्यूटियम। मैं इसके बारे में बता दूं, ये देखिए जी, ये ओवरी है और आप ये सपोज कर लें कि ओवरी के अंदर ये एग डेवलप हो गया और इसके इर्द गिर्द ये प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सेल्स होते हैं जिनको हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। अब ये मेच्योर फॉलिकल्स हैं और इस स्ट्रक्चर में जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये एग है। तो अब फॉलिकल फट जाएंगे, ये रप्चर्ड फॉलिकल, और एग रिलीज होकर ओविडक्ट में चला जाएगा। ये एग रिलीज होकर ओविडक्ट में चला जाएगा। अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं, इन रप्चर्ड फॉलिकल्स ने येलो कलर अख्तियार कर लेना है एलएच हार्मोन की वजह से, इनका साइज बढ़ जाना है। अब ये फटे हुए फॉलिकल जब येलो कलर के हो जाते हैं, लार्ज साइज के हो जाते हैं, ग्लैंडुलर खुद हार्मोन प्रोड्यूस करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं, तो इनको नाम देते हैं जी कार्पस ल्यूटियम। और ये याद रहे कि कार्पस ल्यूटियम हमेशा तब बनता है जब ओवरी में से एग रिलीज हो चुका हो। तो ओवरी के अंदर जो फटे हुए फॉलिकल बच गए थे, रह गए थे, उन्होंने ही येलोश हो जाना है, ग्लैंडुलर हो जाना है और उनको ही कार्पस ल्यूटियम का नाम दे देना है। अब कार्पस ल्यूटियम में से ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का सबसे बड़ा फंक्शन तो ये है कि एक तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देगी। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इनहिबिट करके तो एफएसएच हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बनना बंद हो जाता है। अब जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा तो उतनी देर ओवरी में दोबारा फॉलिकल या एग डेवलप नहीं होंगे। यही वजह है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल, जो टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं, ख़वातीन जो इस्तेमाल करती हैं बच्चों की पैदाइश में वक्फे के लिए, बर्थ कंट्रोल पिल, उसके अंदर एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही होता है। यानी आप समझ रहे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही टैबलेट की शक्ल दी गई है, कैप्सूल की शक्ल दी गई है। तो फीमेल जब इस टैबलेट को यूज करती हैं तो उनमें फिर वक्ती तौर पे एफएसएच हार्मोन और साथ एग डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब इस प्रोजेस्टेरॉन के बर्थ कंट्रोल करने के और भी मैकेनिज्म होंगे, लेकिन जो सिंपल आपकी टेक्स्ट बुक से टच कर रहा है मैं वो आपको मेथड बता रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फर्दर फॉलिकल के डेवलपमेंट को, एग डेवलपमेंट को वक्ती तौर पे स्टॉप कर देता है। यही वजह है कि जितनी बर्थ कंट्रोल पिल्स पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मार्केट में मौजूद हैं, वो एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पर ही मुश्तमिल होती हैं।
इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन का पॉजिटिव इफेक्ट होता है यूट्रस वॉल के ऊपर। ये यूट्रस की वॉल को फर्दर थिक करता है, वास्कुलराइज करता है, यानी उसके अंदर नई ब्लड कैपिलरी की डेवलपमेंट भी करवाता है। दैट वाज अबाउट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये फीमेल के जो गोनेट्स हैं ओवरी, उनमें से दो हार्मोन प्रोड्यूस हुए हैं, एस्ट्रोजन उसकी भी हमने बात कर ली, और प्रोजेस्टेरॉन उसका भी हमने जिक्र कर लिया। अब हम मेल गोनेट्स की तरफ आते हैं जी, टेस्टिस की तरफ। मेल गोनेट्स, अब मेल में ये टेस्टिस डेवलप कब होते हैं? बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ? ये बिफोर बर्थ ही डेवलप हो जाते हैं। एक्चुअली बर्थ की जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, मैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं। उसमें पहले एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में आफ्टर अराउंड अबाउट 3 मंथ फ्यूटस बन जाता है, फ्यूटस। और फ्यूटस में तमाम बॉडी ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो जब प्रेगनेंसी 3rd मंथ गुजर जाते हैं, तो तब एम्ब्रियो को फिर आप एम्ब्रियो नहीं कहते, फिर आप उसको फ्यूटस कहते हैं। क्योंकि एम्ब्रियो तो सिंपल क्या है, बॉल ऑफ सेल्स, सेल का गुच्छा है। लेकिन जब उस एम्ब्रियो के सेल्स ने मुख्तलिफ ऑर्गन्स की टिश्यूज की शक्ल अख्तियार कर ली है, यानी एक नया ऑर्गेनिज्म मिनिएचर फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में डेवलप हो गया है, तो उसको आप फ्यूटस कहेंगे। तो ये प्रेगनेंसी के राउंड अबाउट 2 से 3 मंथ का दौरानिया होता है, जब आप एम्ब्रियो के एम्ब्रियो नहीं फ्यूटस कहना शुरू कर देते हैं। तो अब इस फ्यूटस में टेस्टिस डेवलप हो चुके होते हैं। अब इन टेस्टिस के अंदर सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टिस के अंदर सेल्स मौजूद हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स ने पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होना है, LH हार्मोन या ICSH हार्मोन की वजह से, और इन्होंने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है। इसको सिंपल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कह लें, या आपकी बुक के ऊपर 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ है, एक ही बात है। सिर्फ ये है कि बीटा 17 टेस्टोस्टेरोन, ये इसका IUPAC नेम है, जो केमिकल नेम है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री की तरफ से अलॉट किया गया है। 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है, ये फ्यूटस स्टेज पे शुरू हो चुकी होती है, लेकिन इसका लेवल बहुत कम होता है। फिर बर्थ के बाद भी टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में प्रोड्यूस होता रहता है, और प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे जाके इसका लेवल क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, बहुत हाई लेवल हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, उनमें से एक फंक्शन ये है कि ये मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे फेशियल हेयर का डेवलप होना, लेयरिंग्स का बड़ा होना, आवाज का बदल जाना, भारी हो जाना, मसल्स का ज्यादा बल्की हो जाना, ज्यादा डेवलप होना, बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होना, बोन की डेंसिटी में इजाफा होना, बोन ज्यादा मजबूत होती है मेल की। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है, ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है। इन्होंने टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोगोनिया सेल को स्टिमुलेट करना है, और वहां से स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जिन मेल्स में टेस्टिस सही तरह डेवलप नहीं हो पाते ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो उनमें मॉर्फोलॉजिकली फीमेल लाइक करैक्टर आएंगे। जैसे उनके फेशियल हेयर ग्रो नहीं करते, उनकी आवाज़ जो है वो वजनी भारी आवाज़ नहीं होती, थोड़ी पतली आवाज़ रहती है, और ओवरऑल भी वो सिनफ नाजुक की तरह ही नज़र आते हैं। उनमें मेल जैसी उनके मसल्स में, बोन में स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। वैसे भी किसी भी मेल एनिमल के टेस्टिस अगर रिमूव कर दिए जाएं यंग एज में, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकली मेल लाइक करैक्टर डेवलप नहीं होते।
तो जिनके टेस्टिस रिमूव कर दिए जाएं या जिनके टेस्टिस प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उन मेल्स को हम नाम देते हैं कैस्ट्रेटेड मेल्स। कैस्ट्रेटेड मेल्स, जिनके टेस्टिस रिमूव कर दिए जाएं या जिनके टेस्टिस अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर रहे हो, ऐसे मेल्स को हम कैस्ट्रेटेड मेल्स का नाम देते हैं। So that all was all about gonads, ovaries and testes and their hormones.